नमस्कार दोस्तों एवं विद्यार्थियों, कैसे हो आप। जैसा कि आपको पता है कि देश विदेश में कोरोना का कहर वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है, जिससे आपका पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसी डिस्टर्ब को दूर करने के लिए हम आज ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको सरलतम भाषा में फिजिक्स का टॉपिक वाइज अध्ययन कराएंगे, जिससे आप आसानी से घर पर बैठकर सुरक्षित तरीके से पढ़ सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हम आपके साथ हैं। आपकी पढ़ाई किसी भी प्रकार की डिस्टर्ब ना हो, जिससे हम आपको समय समय पर लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज हम 12th बोर्ड क्लास के फिजिक्स टॉपिक लेसन फर्स्ट पर जाएंगे। देखते हैं लेसन फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें इलेक्ट्रो का जो मतलब होता है वो होता है चार्ज। चार्ज यानी आवेश। चार्ज यानी आवेश। और स्टैटिक्स का जो मतलब होता है वो होता है आपका एट रेस्ट, मतलब स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था। तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो चुका है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था वो भी किसकी? आवेश की। आवेश स्थिर अवस्था में होता है, उसका अध्ययन हम फिजिक्स की जिस शाखा में करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आवेश क्या है। आवेश किस राशि का नाम है? तो आवेश को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि जो बैलून होता है उसमें हम हवा भरते हैं। उस हवा बैलून को जब हम रगड़ते हैं बालों से और उसको हम दीवार पर चिपका देते हैं और वो दीवार पर कुछ घंटों तक चिपकता रहता है। या एक सूखी कंघी या सूखे पेन को जब हम बालों पे रगड़ते हैं और उन सूखी कंघी या पेन को जब हम बालों पे रगड़कर हम जब फर्श पर उसको पास ले जाते हैं फर्श के, तो हम देखते हैं कि वो फर्श पर स्थित छोटे छोटे टुकड़ों को कागज के या किसी भी घास फूस के हों, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसी क्या चीज है जो आकर्षित करता है? या जैसे गुब्बारा दीवार से चिपक गया, तो ऐसी क्या चीज है उसमें जो वो चिपक गया? तो इसका वो है मतलब आवेश, जो आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको हम एक अज्ञात राशि कहते हैं। अज्ञात राशि। अज्ञात राशि कहते हैं। आवेश उस अज्ञात शक्ति का नाम है। अब इसकी हम परिभाषा दे रहे हैं। आवेश उस अज्ञात शक्ति का नाम है जो छोटे हल्के हल्के वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। उसको हम आवेश कहते हैं। या दूसरी परिभाषा जो मानक परिभाषा है आवेश की, वो ये परिभाषा है जिसको आप लिख भी सकते हो आवेश की,
वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या इनका अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या इनका अनुभव होता है, आवेश कहलाता है। तो हमने जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश, स्थिर अवस्था में आवेश का अध्ययन करते हैं, और आवेश के बारे में हमने बात की कि आवेश क्या चीज है। अब हम आवेश की संकल्पना देख लेते हैं कि वास्तव में आवेश की क्या संकल्पना है। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। तो इसकी आवेश की संकल्पना हम देखते हैं। आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सोडियम Na। इसका जो एटॉमिक विन्यास होता है वो होता है 281। केमिस्ट्री में आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है, और 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में इसको आप बड़े आसानी से पढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। इस सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। अब हर परमाणु हो या तत्व हो, वो अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? 8। अष्टक पूर्ण नियम करना चाहता है। इसके पास बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेशन कर दिया। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 8। प्रोटॉन कितने हो गए? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब 10, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया। अब यहाँ पे प्रोटॉन 11 थे, इलेक्ट्रॉन 11 थे। यहाँ पे प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, यानी 1 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, +1, और ये बन गया आपका धन आवेश आयन। धन आवेश आयन, ठीक है। तो एक चीज यहां स्पष्ट हो रही है कि इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होता है तो क्या बनता है? धन आयन, धन आवेश या धन आयन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Cl, क्लोरीन। इसका एटॉमिक विन्यास होता है 287। इसमें प्रोटॉन है आपके 17, इलेक्ट्रॉन है 17। अब क्लोरीन अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, या 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकता, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा? ग्रहण करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण कर लिया, ये Cl। इसका 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 288। इसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 17।
इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए अब इसके 18, प्रोटॉन्स कितने हो गए 17, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस, तो इस पे माइनस बना जाएगा, और ये अब हो गया आपका ऋण आवेश आयन, ऋण आवेश आयन। तो एक चीज यहां से भी स्पष्ट हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन का जब अवशोषण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण होता है तो क्या बनता है ऋण आयन बनता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किसी वस्तु पर धनायन या ऋणायन उत्पन्न होना किस बात पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण पर और त्याग पर। कोई वस्तु धनावेशित हो रही है, तो जब कोई वस्तु धनावेशित हो रही है तो आप ये समझोगे कि वहां इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, और जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो रही है तो आप वहां ये समझोगे कि उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। अब आप ये कह सकते हो सर कि प्रोटॉन का त्याग और अवशोषण क्यों नहीं होता, इसका कारण यह है कि प्रोटॉन्स जो होता है वो नाभिक के अंदर होता है, और प्रोटॉन्स नाभिक प्रोटॉन्स के मध्य एक प्रबल नाभिकीय बल लगता है, जिससे कि वो स्ट्रांगता से बंधे हुए होते हैं और वहां से वो नाभिक से बाहर नहीं आ सकते। इसलिए वहां क्या होता है, प्रोटॉन का ना तो त्याग होता है ना अवशोषण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होगा उस पर नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो वो बड़ी आसानी से उस परमाणु की कक्षा से बाहर चला जाएगा। तो आवेश के बारे में जो हमने बात की, आवेश की संकल्पना के बारे में, तो ये आवेश की संकल्पना अपने किसके आधार पर दी, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर। तो ये हो गई आवेश की संकल्पना। ठीक है, अब हम जान लेते हैं आवेश के प्रकार। तो देखो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। हमने एक छड़ ली और इस छड़ को हमने इस प्रकार से लटका दिया, और दो हमने कांच की छड़ ले ली। ठीक है, कांच की छड़ को हमने क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो जब हम क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो दो हमने जब कांच की छड़ को आपस में रगड़ा, दो कांच की छड़ों को आपस में रगड़ा और उनको हम पास लेके आए, तो हमने देखा था कि इनके मध्य में प्रतिकर्षण हो रहा है। ऐसे ही जब हमने रेशम के कपड़े को या एवोनाइट की छड़ को आपस में रगड़ा और जब एक दूसरे के पास लाए तो ये भी क्या हो रही थी, प्रतिकर्षित हो रही थी। लेकिन जब हम कांच की छड़ को ये कांच की छड़ है, ये आपका एवोनाइट की छड़ है, एवोनाइट की छड़। जब हमने एक कांच की छड़ और एक एवोनाइट की छड़ को हम पास पास लाए, यानी एक प्लस और एक माइनस की छड़ जब पास पास लाए, तो हम क्या देख रहे थे कि ये एक दूसरे को क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी।
तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और इसका जो नाम दिया था, आवेश के 2 प्रकारों का जो नाम दिया था वो था बेंजामिन, याद रखना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के 2 प्रकार बताए थे, और कौन कौन से बताए थे? धनावेश और ऋणावेश। तो ये हो गया टाइप ऑफ चार्ज। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने नाम, क्या नाम है इसके? एक धनावेश और एक ऋणावेश। और किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवेश की यूनिट क्या है, आवेश का मापन कैसे संभव है। तो आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक आपने 10वीं क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो है आवेश अपॉन समय बराबर विद्युत धारा। ठीक है, यहां से अगर आवेश निकालें तो आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। तो यहां से आवेश का जो एसआई मात्रक निकल के आएगा, एसआई मात्रक वो निकल के आएगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जो आपने 11वीं क्लास में 7 यूनिट में पढ़ा है, एसआई यूनिट्स जो है। और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसी को हम एक वैज्ञानिक के सम्मान में हम इसको कह देते हैं कूलम, जिसको हम व्यक्त करते हैं किससे? सी से। किससे व्यक्त करते हैं? सी से। तो आवेश का मात्रक क्या हुआ? आवेश का एसआई मात्रक हुआ कूलम। ठीक है, तो सीजीएस मात्रक क्या हुआ? सीजीएस मात्रक, जैसे लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर और सीजीएस मात्रक होता है सेमी, ऐसे इसका मात्रक होता है। और इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। आपको याद रखना है क्या होता है इसका? स्टेट कूलम। और एक कूलम में, इन दोनों में संबंध रखना है, और एक कूलम में 3 गुणा 10 की पावर 9, 3 गुणा 10 की पावर 9 क्या होते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ESU, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, स्टेट कूलम। एक कूलम में कितने ESU होते हैं? 3 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक और मात्रक होता है इसका, एक अन्य मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU। और एक कूलम में आपको याद रखना है, एक कूलम में 1/10 EMU होते हैं, जिसको हम एव कूलम कहते हैं, एव कूलम। ठीक है, ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब बात करते हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक
आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है आपका फैराडे, और एक फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं। एक फैराडे में 96,000 कितने कूलम होते हैं? 500 कूलम होते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा एक फैराडे बराबर होता है 1 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक फैराडे बराबर होता है 1 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जब 1 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालोगे तो वो आपके अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम की क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है आवेश के मात्रक। तो आवेश को अगर हम प्रदर्शित करें तो आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज और याद रखनी है। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। आवेश का मात्रक हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, और यहाँ से आवेश का मान निकाला है विद्युत धारा इंटू समय। तो यहाँ से ऐसा ही मात्रक कितना निकलेगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। जो हमने एक वैज्ञानिक है उनके सम्मान में इसका मात्रक क्या रख दिया है? कूलम रख दिया है। और एक सीजीएस मात्रक होता है इसका स्टेट कूलम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। एक कूलम में 3 गुणा 10 की पावर ESU होते हैं। ठीक है, और एक अन्य मात्रक और होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, एक कूलम में आप याद रखना 1/10 EMU होते हैं। यहां से हम ये निकाल सकते हैं 1 EMU बराबर 10 कूलम। ठीक है, अगर आपसे पूछे EMU और ESU में संबंध क्या है, तो एक कूलम में कितने ESU होते हैं? 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU। तो यहाँ एक कूलम के स्थान पर ये रख दो तो क्या आ जाएगा? 1 EMU बराबर 3 गुणा 10 की पावर 10 ESU। ये भी आपसे पूछ सकता है कि EMU और ESU में क्या संबंध है, तो आपको ये याद रखना है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे करते हैं, इसकी कुछ विधियां हैं आवेशित करने की, और कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो प्लस प्लस चार्ज होगा ये सजातीय आवेश कहलाते हैं। सजातीय आवेश, और इन दोनों के मध्य में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, प्रतिकर्षण। प्लस माइनस, ये या माइनस माइनस हो, ये भी सजातीय आवेश कहलाते हैं। इनके मध्य भी क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्लस माइनस, इन आवेशों ये कहलाते हैं विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, और इनके मध्य में होता है, याद रखना है आपको, आकर्षण। इनके मध्य में क्या होता है? आकर्षण होता है। इसको आप अपनी कॉपी के फ्रंट पे लिख सकते हो याद रखने के लिए। तो हम जो टॉपिक बता रहे थे आपको वो है आवेशित करने की विधियां। तो हम किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, तो इसकी पहली जो विधि है वह है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा। घर्षण द्वारा जब हम दो वस्तुएं लेते हैं, दो वस्तुओं को हम रब करते हैं, तो उनमें से एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है और दो वस्तु एक दूसरी वस्तु जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है वो धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। जैसे आपको एक टेबल याद रखनी है। जो धनावेशित होती है
वो हम पॉजिटिव, और जो ऋणावेशित होती है वो ये यहाँ लिखते हैं। जैसे कांच की छड़, अगर कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ें, रेशम जो सिल्क होता है, रेशम के कपड़े से रगड़ें, तो जो कांच की छड़ है वो धनावेशित हो जाएगी, और जो रेशम का कपड़ा जो है वो हो जाएगा ऋणावेशित। अगर हम बिल्ली की खाल को, कैट स्किन, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल को यदि हम एवोनाइट की छड़ से रगड़ें, एवोनाइट की छड़, ये आपको जो मैं टेबल बना रहा हूं, ये 3 ट्राई टेबल कहलाती है, क्योंकि इसमें 3 नाम आपको बता रहे हैं, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बिल्ली की खाल को किससे रगड़ा जाए, एवोनाइट की छड़ से रगड़ा जाए, तो बिल्ली की खाल क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, और एवोनाइट की छड़ क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। एक ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, अगर एक ऊनी कपड़े को, ठीक है, किससे रगड़ा जाए, प्लास्टिक से रगड़ा जाए, प्लास्टिक या अंबर से रगड़ा जाए, इनसे रगड़ा जाएगा तो ऊनी कपड़ा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और प्लास्टिक या अंबर जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपको साइनें याद रखनी है। तो ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण के द्वारा दो वस्तुओं का आवेशन। तो क्या पढ़ोगे इसमें, जब दो वस्तुओं को आपस में रब किया जाता है तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती वो आपकी धनावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है, और ये आपको याद रखना है। लेकिन एक जनरल क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये है, एक जनरल क्वेश्चन, कि कांच की छड़ है, कांच की छड़, और कांच की छड़ से आप अपने हाथ में आपने तांबे की छड़ ले रखी है, तांबे की छड़, ठीक है, कांच की छड़, तांबे की छड़ आपने हाथ में ले रखी है, तांबे की छड़ को आपने पकड़ा हुआ है, उसको कांच की छड़ से आप रगड़ो, तो बताइए तांबे की छड़ आवेशित होगी या नहीं होगी। तो इसका जो आंसर है वो है नहीं। इसका जो आंसर है वो है क्या, नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि तांबे की छड़ जो होती है वो होती है सुचालक, और मानव शरीर भी जो होता है वो होता है सुचालक। तो जो आवेश तांबे की छड़ पे आया है वो आप मानव शरीर के माध्यम से कहां चला जाएगा, पृथ्वी को चला जाएगा। कहां चला जाएगा, पृथ्वी को चला जाएगा। तो तांबे की छड़ क्या होगी, आवेशित होगी नहीं। तो याद रखना है ये, कभी कभी बार बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पहला हमारा ये टॉपिक हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण के द्वारा आवेशन। तो हमने आपको बताया घर्षण के द्वारा आवेशन क्या है, जब दो वस्तुओं को आपस में रब किया जाएगा तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है, जिसके आपके सामने 3 एग्जाम्पल ट्राइपोल साइड हमने बना दिए, ठीक है। तो दूसरा है इसका, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। दूसरी विधि है इसकी कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी
स्पर्श, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श द्वारा चालन। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श द्वारा चालन। ठीक है। जब हम किसी, एक आवेशित वस्तु है और एक अनावेशित वस्तु है, जैसे ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है, इसके पास हम लेके आए इन दोनों को, तो इस पे से चार्ज इस पर आ जाएगा। इसको कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है। तो देखो, इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमने एक स्टैंड ले लिया, कुचालक स्टैंड, और इस पर हमने एक चालक वस्तु को रख दिया जो धनावेशित है। जो कैसी है? धनावेशित। एक दूसरी वस्तु जिसको हमने कुचालक स्टैंड पर ही रख दिया है, जिस पर कोई आवेश नहीं है, यानी अनावेशित। ये आपकी आवेशित वस्तु है, और ये आपकी अनावेशित वस्तु है। दोनों कुचालक स्टैंड पर रखी हुई है। अब इनको हम दोनों को पास लेके आए। दूसरी कंडीशन में हमने इसको इसके पास लेके आए। दोनों कुचालक स्टैंड पर रखी हुई है। तो क्या होगा? इस पे से जो प्लस चार्ज है वो इस पे आ जाएगा, और आ जाएगा तो ये दोनों अलग अलग कर देंगे इसको। एक वस्तु जो आवेशित थी, दूसरी वस्तु अनावेशित थी, दोनों पे प्लस चार्ज आ गया, यानी दूसरी वस्तु क्या हो गई? धन आवेश से आवेशित हो गई। एक इसमें लॉजिकल पॉइंट ये है कि धनावेश, एक आपको याद रखना है कि धनावेश कभी भी गति नहीं करता, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो वस्तु आवेशित होती है तो वहां इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहां तो प्लस चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, और जबकि प्लस चार्ज ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि वो प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स नाभिक के अंदर होते हैं। तो आपको यहाँ ये चीज याद रखनी होगी कि यहाँ एक लॉजिक है कि ये कैसे, यही पॉजिटिव वस्तु है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और यहाँ ये अनावेशित वस्तु है तो यहाँ इससे ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो हुआ क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, जैसे ऊष्मा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर गति करते हैं, ऐसे ही उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाएंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, यानी ये वाले प्लस वाला चार्ज इस वाले प्लस वाले चार्ज को रिफ्लेक्शन करेगा, यानी स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण। अगर एक लाइन में अगर हम समझें तो स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण स्पर्श द्वारा चालन होता है। आपको लगता है क्या है कि प्लस आवेश यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। प्लस आवेश कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। एक लॉजिकल पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं वहां पे धनावेशित हो जाती है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो हो गए क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो हो गए तो ये वाली वस्तु क्या हो गई? धनावेशित हो गई। और ऐसा लगता है कि यहाँ से प्लस चार्ज यहाँ गया है, वो एक्सटर्नल दिखाई दे रहा है लेकिन इंटरनल रिएक्शन कुछ अलग है। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन यानी स्पर्श द्वारा चालन, जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो आवेशित वस्तु से
अनावेशित वस्तु पर उसी प्रकार का चार्ज आ जाता है। इसके एग्जाम्पल है, एक हमने आवेशित वस्तु ली जो एक कुचालक स्टैंड पे रखी हुई है, एक अनावेशित वस्तु ली वो भी एक कुचालक स्टैंड पे रखी हुई है। दोनों को जब हमने स्पर्श कराया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, ये दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित हो गई। तीसरी जो आपकी विधि है वह है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन जिसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। इंडक्शन का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है प्रेरणा, प्रेरित करना। इसमें जैसे स्पर्श द्वारा आवेशन में था कि वो स्पर्श करते थे, इसमें एक कंडीशन है, इसमें प्रेरित किया जाएगा, इसमें स्पर्श नहीं किया जाएगा, उसको प्रेरित किया जाएगा कि वो आवेश आए, तो वो विपरीत प्रक्रिया से उसको प्रेरित किया जाएगा। तो देखिए क्या होता है, इसकी के मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूं। इसकी क्या डेफिनेशन होती है कि एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए, इसमें कंडीशन है स्पर्श नहीं करना है, बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए, ये कंडीशन याद रखनी। बिना स्पर्श किए विपरीत आवेश से, अगर कोई आप धनावेशित वस्तु है तो दूसरी जो आवेशित वस्तु होगी वो ऋणावेशित होगी। विपरीत आवेश से आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो इसको एक हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एक धनावेशित वस्तु है जो एक कुचालक स्टैंड पे रखी हुई है। प्रोसेस वही है जो स्पर्श वाले में थी, लेकिन वहां स्पर्श कराया था, यहाँ पे स्पर्श नहीं कराना है। ये प्लस चार्ज से आवेशित है, दूसरी जो वस्तु है वो कोई आवेशित नहीं है, ये भी कुचालक स्टैंड पे रखी हुई है। हम इस वस्तु को इसके पास लाए लेकिन स्पर्श नहीं कराया, तो क्या होगा, इस वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वस्तु पे आपको कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु उदासीन है तो उस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। बिल्कुल क्लियर। अब क्या होगा कि ये वाली जो वस्तु है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाते हैं एक साथ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं यहाँ से आके यहाँ पे। तो ये तो ऋणावेशित हो गई क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और ये वाली साइड क्या हो गई, धनावेशित हो गई, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, और हम जानते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं वहाँ नेगेटिव, और जहाँ से चले जाते हैं वहाँ पॉजिटिव। फर्स्ट स्टेप ये करना है आपको, स्टेप फर्स्ट में ये करना है आपको। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि इसको आपको भूसंपर्कित कराना है। क्या कराना है, भूसंपर्कित कराना है। स्टेप फर्स्ट में तो आपको ये कर देना है, स्टेप फर्स्ट। और स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको, ये वाला जो प्लस चार्ज है वो आपने क्या करा दिया, भूसंपर्कित। अब भूसंपर्कित कराने पर क्या होगा, ये प्लस आवेश पृथ्वी पर चला जाएगा, ऐसा बोला जाता है, लेकिन नहीं, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि प्लस आवेश तो जाता ही नहीं है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस प्लस आवेश को निरस्त कर देंगे।
तो तीसरी स्टेप सेकंड में तो इसको हमने स्टेप सेकंड में हमने कर दिया। स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको, इसको दूर ले जाना है। स्टेप थर्ड में हम इसको जैसे ही दूर ले गए, ये प्लस को आवेश को इससे दूर ले गए, तो इस पर जो नेगेटिव है, क्योंकि अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन जैसे इससे टूटेगा, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जैसे ही अट्रैक्शन यहाँ से टूटेगा, ये माइनस आवेश इस पर पूरी तरीके से फैल जाएगा। इस प्रकार से हमने वस्तु को आवेशित कर दिया। कंडीशन क्या रही, हमने बिना स्पर्श किए, ये आपको याद रखना है, बिना स्पर्श किए। वहां पे स्पर्श किया था, यहाँ पे बिना स्पर्श किए, और देख लो कि यहाँ धनावेशित वस्तु को इसके पास लाए, और यहाँ पे वस्तु जो दूसरी वस्तु है वो इसके विपरीत आवेशित होगी, यानी नेगेटिव आवेशित होगी। तो क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन की क्या परिभाषा निकल के आई, प्रेरण द्वारा आवेशन की परिभाषा निकल के आती है कि जब एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु के पास लाई जाए बिना स्पर्श किए, तो दूसरी अनावेशित वस्तु विपरीत आवेश से आवेशित हो जाती है, इसी को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ये आपकी विधि हुई वस्तु को आवेशित करने की विधियां। पहली हमने पढ़ी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरी पढ़ी हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरी हमने पढ़ी चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडेक्स मतलब इस वस्तु ने इस वस्तु को प्रेरणा दी, प्रेरण माने प्रेरणा, इंडक्शन शब्द प्रेरणा से प्रेरित हुआ है। तो इससे कल हम इसके आवेश के हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आज के लिए क्लास, थैंक यू, धन्यवाद।